हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माय लॉर्ड, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, भोला सा चेहरा लेकर सभी को ऐसा लगता है कि ये निर्दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मोहतरमा, आप मेरे क्लाइंट की बेइज्जती कर रही हैं या तारीफ? अगर तारीफ कर रही हैं तो मेरी करो। आई एम अ स्मार्ट बॉय। आई नो यू डफर। सुनीता पेशे से एक वकील थी जो लोगों के डाइवोर्स करवाया करती थी। सुनीता और कार्तिक दोनों के बीच में काफी देर तक कोर्ट में बहस होती है, जिसमें जज उन्हें अगली तारीख का समय दे देता है। अगली तारीख सुनते ही सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तारीख पे तारीख, अरे आखिर कब तक ये तारीखें चलती रहेंगी? क्या आपको इस मासूम औरत का दर्द दिखाई नहीं देता माय लॉर्ड? सुनीता जी, विक्टिम जब अपनी गलती मान रहा है और वो अपनी बीवी से अलग नहीं होना चाह रहा, तो आप क्यों पीछे पड़ी हैं? सुनीता किसी की नहीं सुनती और केस लड़ती है और आखिरकार इस केस में जीत उसी की होती है। केस जीतने के बाद सुनीता सीधे अपने घर जाती है और अपनी बड़ी बहन रूपल से कहती है, दीदी, आपने तिरुपुरम जी का हवन करवा लिया क्या? हाँ। नायर जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला है 1 महीने तक सोहित जी से अलग रहना है। दोनों बहनें बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर रूपल का पति सोहित आ जाता है और सुनीता को देखकर मुंह बनाते हुए अपनी बीवी के पास जाता है और उसे गले लगाने ही वाला होता है कि रूपल उससे कहती है, अरे अरे दूर रहिए, आपको पता नहीं है क्या कि आज मैंने घर में त्रिपुरम जी के लिए हवन करवाया है। तो क्या हुआ, हवन तो करवा लिया ना तुमने। और वैसे भी तुमने 1 महीने का जो मुझसे दूर रहने का संकल्प लिया था, वो भी तो आज खत्म हो गया है ना? हाँ, पर आज ही एक नया संकल्प लिया है, हम दोनों के अच्छे भविष्य के लिए। क्या, एक और संकल्प? हाँ, और इस संकल्प में हम दोनों 1 महीने के लिए अलग अलग रहेंगे। साथ ही मैं आपके सामने कुछ नहीं बोलूँगी 1 महीने तक। वाह, क्या संकल्प है। नाइस, वेरी नाइस। यार, तुम रोज रोज कोई ना कोई संकल्प ले लेती हो, सही है तुम्हारा। पर संकल्प भी तो अपने अच्छे के लिए लेती हूँ ना। अपनी बीवी की बात सुनकर सोहित अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर अपने दोस्त कार्तिक को फोन करके बोलता है, भाई, तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। अबे, तेरी जिंदगी कैसे खराब हो गई? तुझे तो एक के साथ एक फ्री मिली है, भाभी प्लस साली। साली नहीं भाई, बवाल मिली है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। खुद का घर बसाती नहीं और मेरा बसने नहीं देती। सोहित रोते हुए कार्तिक को सारी बातें बताता है और उसको सुनीता की कुछ फोटोज भेजता है, जिसे देखकर कार्तिक जोरों से हंसता है और फिर बोलता है, ये तेरी साली है? भाई, ये लड़की नहीं बवाल है, और जब बवाल ही तेरे घर में है तो तेरी जिंदगी स्वर्ग कैसे बन सकती है? तू जानता है सुनीता को? भाई, बहुत अच्छे से। कई केस साथ में लड़े हैं मैंने इसके, और केस लड़ते लड़ते मेरी आंखें भी लड़ गई। तेरी साली से प्यार हो गया। भाई, तू उसके साथ केस ही लड़ ले, अपनी आंखें मत लड़ा, नहीं तो तेरी जिंदगी से खुशी चली जाएगी। क्योंकि यहाँ अखियाँ चार नहीं करेगी, बल्कि अखियाँ निकाल कर गोटियाँ खेलेगी। अरे खुशी जाएगी तभी तो सुनीता आएगी। कार्तिक अपने दोस्त का फोन काट देता है और अगले दिन सुबह सुबह उसके घर आ जाता है। घर आकर दरवाजे पर खड़ा होकर सुनीता को देखकर बोलता है, नमस्ते भाभी जी। क्या बात है, सुबह सुबह ठर्रा लगाकर आए हो, या फिर याददाश्त चली गई तुम्हारी, या फिर अपने घर का रास्ता भूल गए हो जो यहाँ चले आए? एक दूसरे के सामने आकर दोनों अपनी अपनी बातों से एक दूसरे पर गोलियां चला ही रहे होते हैं कि तभी सोहित बोलता है, भाई भाई, ये मेरी साली है। तेरी भाभी उधर मंदिर में त्रिपुरम की श्रद्धा में लीन है। कभी कभी उसकी साथ में श्रद्धा देखकर दिल करता है कि मैं अपने लिए कोई श्रद्धा ढूंढ लूं। क्यों, आपको मेरी दीदी अच्छी नहीं लगती? मुझे तुम्हारी दीदी तो बहुत पसंद है, पर तुम नहीं। क्या बोला आपने? थोड़ा तेज बोलना। मैंने बोला मुझे तुम्हारी दीदी बहुत पसंद है और बस उसी के लिए बना हूँ। जैसे उसकी त्रिपुरम में सच्ची श्रद्धा है, वैसे ही मेरी उसकी आस्था में। इतना बोलकर वो अपने दोस्त को अंदर ले जाता है और रूपल अपने पति की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। साथ ही अपनी बहन से कहती है, सुनीता, देखा तूने कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं।
ये सब कुछ त्रिपुरम जी की वजह से हुआ है। जब वो तरक्की के आसमान को छू लेंगे तब मैं उनके साथ त्रिपुरम जाऊंगी भगवान जी के दर्शन करने के लिए। ये सब देखकर सुनीता अपनी फाइल लेकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सोहित और कार्तिक चुपके से ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों कमरे में बैठकर कुछ बातें करते हैं, जिसमें कार्तिक सुनीता को पटाने के बारे में सोचता है और सोहित अपनी बीवी के पास जाने का। अब वो दोनों हर दिन कोई न कोई नया प्लान बनाते हैं और उनके प्लान्स फेल हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोहित बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाकर रूपल के हाथों में कुछ पैसे देता है, जिन्हें देखकर रूपल उससे बोलती है, हाय इतने सारे पैसे, वो भी आपके पास, कहाँ से आए? जब से तुमने संकल्प लेना शुरू किया है तब से मैं कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांग रहा हूँ। ये वही पैसे हैं। तभी मैं कहूँ कि घर में से एक कटोरा गायब कैसे है। वैसे आपने ये भीख मांगने का बिजनेस कब से शुरू किया है? अपनी बीवी की बेवकूफियां देखकर वो खुद को कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता को इम्प्रेस करने के लिए कार्तिक सोहित को फोन करके उसे कॉफी शॉप के बाहर बुलाता है। कार्तिक और सोहित के पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक सामने से हाथों में बुके लिए एक अनजान लड़की से उसकी टक्कर हो जाती है और वो बुके उसके हाथों से नीचे गिर जाता है, जिस पर सोहित वो बुके उठाकर उसे दे ही रहा होता है कि ये नजारा सुनीता और रूपल देख लेती हैं, जिस पर सुनीता रूपल से कहती है, देख लो दीदी ये नजारा अच्छे से अपनी आँखों से। आपके इतने पाठ पूजा करने का, व्रत रखने का क्या फायदा हुआ? देख लिया ना। अरे ये लड़के होते ही ऐसे हैं। अगर बीवी 2 दिन प्यार न देना तो बाहर दूसरी ढूंढ लेते हैं। ये सब देखकर रूपल का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो गुस्से में जाकर उस लड़की के सामने सोहित को थप्पड़ मारते हुए बोलती है, हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया, इतनी पूजा करी, इतने संकल्प किए और आप इस गंदे रास्ते पे निकल ही गए आखिर, और आप इस लड़की के साथ। छी, हमें तो शर्म आती है आपको अपना पति बोलते हुए, और तुम्हें तो शर्म नहीं आती ना किसी का घर तोड़ते हुए। रूपल उस लड़की की बिना कोई बात सुने उसको बुरा भला सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है और वो लड़की रूपल से कहती है, ये है मेरे पति और ये बुके तुम्हारे पति ने नहीं, मेरे पति ने मुझे दिया था। तुम्हारे पति को मुझे नहीं पता कि वो क्या है कैसे है, पर तुम्हारी बातों से तुम्हें जरूर जान गई हूँ मैं कि तुम एक नंबर की शक्की औरत हो। इतना बोलकर वो लड़की अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। तो वहीं ये सारा सीन जो है वो कार्तिक देख लेता है, जिस पर वो सुनीता के पास जाकर उससे बोलता है, तुम ना तो कभी खुद का घर बसा सकी और ना ही कभी किसी का बसने दोगी। ये सब जानने के बाद भी मुझे तुमसे प्यार था और सोहित ने तुम्हें अपने घर में रखा था, पर तुम तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। जो लड़की अपनी बहन का घर ना बसने दे वो कभी किसी का भला नहीं कर सकती। ये सब देखकर सुनीता खुद की ही नजरों में गिर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके लिए वो दोनों बहनें उन दोनों लड़कों से माफी मांगती है। सोहित रूपल से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो एक बार उससे माफी मांगने पर ही उसे माफ कर देता है और रूपल के कहने पर सोहित सुनीता को भी माफ कर देता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अवनी पार्क में बैकलेस वर्कआउट टॉप पहनकर वर्कआउट कर रही थी। उसकी पार्क में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। तभी उसका शटलकॉक अवनी के बैक साइड पर लग जाता है। अवनी गुस्से से अर्जुन की तरफ मुड़ती है, मगर कुछ नहीं कहती और आगे चलना शुरू कर देती है। लेकिन एक बार फिर से शटलकॉक अवनी के हिप पर लग जाता है। वो शटलकॉक लेकर अर्जुन के पास जाती है और उससे कहती है, अबे पागल वागल हो क्या? खेलना नहीं आता तो घर में बैठो ना। किसने कहा है खेलने के लिए? क्या बताऊं मैडम, आपका बैकलेस देखकर हमारे शटल की ये हालत है, तो सोचो हमारा क्या हो रहा होगा। अच्छा, हाल हुआ तो नहीं है, लेकिन अब जरूर कर देती हूँ। अवनी उसके हाथ से शटलकॉक उठा लेती है और उसे तोड़ देती है। ये देखकर अर्जुन बोलता है, अरे पागल वागल हो गई हो क्या? सोचो, तुम्हारे शटल की ये हालत हुई है तो तुम्हारी क्या हालत करूँगी। अजीब ही पागल हो। हाँ हूँ पागल, और ये तो मेरी पागलपंती का एक नमूना था। शराफत से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक एक का मोड़ बना दूंगी आज। इतना बोलकर अवनी वहाँ से चलने लगती है। तो वहीं अर्जुन और उसके दोस्त का मुंह
अवनी की बातें सुनकर खुला का खुला रह जाता है। वो दोनों उसके जलवे और अदाएं देखकर हैरान हो जाते हैं। अर्जुन का दोस्त उसका मुंह बंद करता हुआ कहता है, वाह बेटे, मौज कर दी इस लड़की ने तो। इसका बैकलैश देखकर मौज ही मौज हो गई और जब बोली तो कमाल ही कर गई। भाई आग है आग। ऐसे ही एक दिन अपनी डीप वी बैकलेस टॉप और जीन्स पहनकर बस स्टॉप पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी और अचानक उसी स्टॉप पर अर्जुन भी आ जाता है और अवनी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अर्जुन अपनी पॉकेट से फोन निकालकर अवनी की तरफ फोन का कैमरा करके उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है कि तभी अवनी की नजर उस पर पड़ती है और वो गुस्से में उसका फोन छीन लेती है और देखती है कि अर्जुन अपनी ही फोटोज क्लिक कर रहा था। अवनी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अर्जुन से बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम मेरी फोटो क्लिक कर रहे हो। इतना भी बुरा लड़का नहीं हूँ यार, और उस दिन के लिए भी सॉरी, बट सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं पास में एक क्लब है, वहीं। ओह ग्रेट, मैं भी वहीं जा रही हूँ। चलो साथ चले। हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो चाहता था। कुछ कहा क्या? दोनों एक साथ क्लब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पहले वो लोग डांस करते हैं और एक सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बैकलेस पहनने का बड़ा शौक है, और सच बताऊं, जब से तुम्हें देखा है ना बैकलेस में, तब से मुझे अच्छा लगने लगा है बहुत। वरना मेरे घर में औरतों को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भला? ये सारी चीजें क्या औरतों के लिए बनी है? हाँ यार ये तो है। ऐसे ही बीतते समय के साथ अर्जुन और अवनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। अपने इस रिश्ते के बारे में वो लोग अपने अपने माता पिता को बता देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनके घर वालों के आशीर्वाद से बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन अवनी बैकलेस ब्लाउज विद डोरी बड़ी ही स्टाइलिश सी साड़ी पहनकर सुबह सुबह घर के मंदिर में आरती करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास माधुरी देवी आ जाती है और अपनी बहू का ऐसा पहरावा देखकर गुस्से से बोलती है, अरे नट्टिन कहीं की, शर्म और लिहाज है या नहीं? माँ जी, पाठ पूजा करने में कैसी शर्म? अरे मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ तो तेरे इस ब्लाउज की। कम से कम कुछ तो शर्म कर ले। अरे माँ जी, कैसे करूँ शर्म? आप ही बताओ ना। शर्म करने के लिए शर्म होनी भी तो चाहिए, और आपकी नजरों में तो मैं पैदाइशी बेशर्म हूँ। अरे नट्टिन कहीं की, जवान लड़ाने में तो सुपर फास्ट ट्रेन से भी तेज चलती है। वो तो है ही माँ जी। अब अगर आपने मुझे सुना लिया हो, आपका दिल भर गया हो, तो मैं घर के काम भी कर लूँ। अरे नट्टिन से शक्ल की, जल्दी से ब्लाउज चेंज करके आ और दूसरा पहन के आ ढंग से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो गया ना माँ जी आपका। मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ कि अवनी अपने मुताबिक चलती है, मैं कभी किसी के कहे पर नहीं चलती, तो मुझसे उम्मीद लगाना तो बेकार है आपका। याद रख नासपीटी, वो दिन दूर नहीं जब तू खुद ये पहनने से कतराएगी। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में दोनों सास बहू काम कर रही होती हैं और अवनी पकोड़े बना रही होती है कि तभी वो किचन प्लेटफॉर्म के नीचे बैठकर कुछ सामान निकालती है और गैस के तेल पर गरम गरम कढ़ाई होती है। अवनी का दूसरा हाथ प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाता है और इसी बीच उसकी सास वो गरम तेल कढ़ाई उसके हाथ के पास रख देती है और उसका हाथ गलती से कढ़ाई पर लग जाता है, जिसके कारण गरम तेल की कढ़ाई उसके बैक साइड पर गिर जाती है। वो दर्द से तड़पने लगती है। तो वहीं माधुरी अच्छा बनने का नाटक करते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तभी माधुरी अपने बेटे को फोन करके बोलती है, हेलो, हाँ बेटा जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, बहू की हालत बहुत खराब है, वो जल गई। क्या? मैं अभी आता हूँ माँ। अर्जुन जल्दी से अपने ऑफिस से बाइक लेकर निकल जाता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ डॉक्टर अवनी का इलाज कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं और बोलते हैं, जी अब आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, मगर जख्म भरने में समय लगेगा और जलने का निशान रह जाएगा उनके बैक साइड पर। माँ ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर, क्या हम लोग अवनी से मिल सकते हैं? जी नहीं। उसको घर कब तक ले जा सकते हैं? जी 15 दिन बाद आप उनको घर ले जा सकते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अवनी अब घर आ जाती है।
साथ ही अर्जुन उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। उसकी बैक साइड पर दवा लगाना, उसको दवा खिलाना, खाना खिलाना, टाइम टाइम पर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना। धीरे धीरे उसके जख्म भर जाते हैं, मगर अब उसके बैक साइड पर जले हुए गंदे निशान रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अपनी बैकलेस पहनकर घर में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आकर उससे कहती है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया महारानी का। पीठ जल के खराब हो चुकी है, मगर बैकलेस पहनना नहीं छोड़ा महारानी ने। पीठ जली है माँ जी, मेरे शौक नहीं। माँ जी, आप जैसी सास ना भगवान हर किसी को दे, क्योंकि आप जैसे लोग ही ना बाकियों के इरादे मजबूत करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने कढ़ाई गैस पर रखी थी, लेकिन आपने उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया और मैंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया वो खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर गिर गया। तुझे सब पता है? हाँ माँ जी, मुझे सब पता है, लेकिन आपकी ये बेतुकी हरकतें ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जब तक मैं अंदर से नहीं टूट सकती ना तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इतने में वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मुझे पता नहीं था। अरे एक औरत होकर आप दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे आपको जरा भी तरस नहीं आया क्या अवनी को इस तरह तड़पता हुआ देखकर? मुझे शर्म आती है आज आपको माँ कहने में। अपने बेटे की बातें सुनकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बहू को पहचानने में। मैंने बस उसका पहरावा देखा, लेकिन वो किस तरह इस घर को संभालती है और मुझसे प्यार करती है, मुझे इज्जत देती है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अपनी सास को इस तरह शर्मिंदा और पछतावा करते हुए देखकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें माफ कर देती है। साथ ही अर्जुन भी अपनी माँ को माफ कर देता है, जिसके बाद माधुरी कभी भी अवनी को बैकलेस पहनने से नहीं रोकती और सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वर्षा शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है। उसका पति बंटी उसे पूरे मॉल में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वर्षा उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो मॉल के मैनेजर के पास जाता है और उससे बोलता है, देखिए सर, मेरी वाइफ मून, मेरा मतलब वर्षा, बहुत देर से मिसिंग है, कहीं मिल ही नहीं रही। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में? जी जरूर, आप ये बताइए कि आखिरी बार आपने उन्हें कहाँ देखा था? जी, मैं और वो सेकंड फ्लोर पर थे। हम इयररिंग के सेक्शन में उनके लिए इयररिंग्स ही देख रहे थे। अच्छा, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए। मॉल का मैनेजर सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे कैमरास को चेक करता है तो उसे वर्षा बेसमेंट में बैठी हुई नजर आती है। ये बात वो बंटी को बताता है। देखिए, ये रही आपकी वाइफ। जी कहाँ पर है ये जगह? ये हमारा बेसमेंट है, वहीं पर बैठी हुई है आपकी वाइफ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। इसके बाद बंटी जल्दी से भागता हुआ वर्षा के पास जाकर उससे बोलता है, आई एम सो सॉरी मून। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि गलती मैंने की है तो माफी भी तो मैं ही मांगूंगा ना। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम ऊपर से यहाँ नीचे किस लिए आई हो। अच्छा तो बताओ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारी सही से तारीफ नहीं की थी ना, इसलिए। नहीं जी, ये बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या बात है? याद करो ना खुद ही। मैंने ऐसा क्या कहा था जो ये इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी? अरे खुद ही बता दो ना। नहीं आया ना याद, और आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। अरे अरे ऐसा ना कहो मून, तुम्हें तो पता है ना जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मेरा क्या हाल हो जाता है। अरे जाओ ना, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। और वैसे भी मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना बिल्कुल नहीं आने वाली। यार आज तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है, ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करूं? अरे सुनो तो सही जाने मन, इतने जल्दी कहाँ जा रही हो? बोला ना, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। ऐसा कहकर वर्षा गुस्से में मॉल से बाहर चली जाती है और बंटी बेचारा उसके पीछे पीछे उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। तो वहीं वर्षा जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। बंटी जल्दी से भागकर उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठकर साथ ही अपने कान पकड़कर उससे बोलता है, प्लीज माफ कर दो मुझे मून, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारी कसम, अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो,
मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस अभी के लिए कह रही हो और बाद में अपनी बात से पलट जाओ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ तुम्हें एक चीज तो जरूर माननी होगी। हाँ हाँ बोलो, क्या? वो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो। इसके बाद वर्षा बंटी को दोबारा शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। वो दोनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। तो बंटी उससे बोलता है, मून तुम मुझे फिर से यहाँ लेकर आ गई? हाँ, क्योंकि जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो किया ही नहीं। अच्छा ऐसा क्या काम है? इयररिंग्स की शॉपिंग। अब बताओ कौन सा इयररिंग्स खरीदूं और कौन सा ना? फिर से फंस गया। मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों, आप मुझे प्यार नहीं करते? करता हूँ, लेकिन वर्षा बंटी को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है और इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। वो कई तरह के इयररिंग्स बंटी को दिखाती है, जैसे कि झुमका, क्लस्टर, स्टड्स, हुप्स, डैंगलर्स, शैलेंडियर्स, ड्रॉप, एयर क्लिप्स, फेदर्स, ह्यूजी, टैसल्स, एटसेट्रा। बंटी उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो किसे पसंद करे और किसे नहीं। तभी वर्षा उससे पूछती है, सुनिए, बताइए ना कौन सी अच्छी लग रही है मुझ पर? कोई सी भी ले लो यार, तुम पर तो सब अच्छी लगती हैं। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर फिर भी आप अपनी पसंद भी तो बताइए ना एक बार। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, इतना काफी नहीं है? तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपकी पसंद बहुत अलग होती है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे। यार मैं कह रहा था कि ये कुछ खास नहीं है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। है ना, मुझे भी काफी देर से यही लग रहा है। चलो कुछ और देखते हैं। हाँ चलो। वर्षा बंटी को दूसरी जगह पर लेकर चली जाती है। दूसरी जगह पर डायमंड्स की इयररिंग्स का सेक्शन होता है। उन्हें देखकर बंटी बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं। सच में ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो अब आपको इनमें से सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है चलो। वर्षा एक एक करके बंटी को इयररिंग्स दिखाना शुरू करती है। बंटी को वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो वर्षा से कहता है, बेबी ये वाली बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। अच्छा तो यही वाली खरीद लेती हूँ। बंटी वहाँ खड़े हुए आदमी से पूछता है, अच्छा कितने की है ये? सर सिर्फ 45,000 की है ये। क्या 45,000? अरे उसे भी तुम सिर्फ कह रहे हो? सर ये वाली तो सबसे सस्ती है। भाई ऐसा क्या है इसमें जो इतनी महंगी है ये? सर डायमंड की बनी हुई है ना, इसलिए इतनी महंगी है। ओह अच्छा ये बात है। अब इतना क्या पूछताछ कर रहे हो सीआईडी बनकर? अरे आपने ही तो खुद पसंद किए हैं ये। यार फिर भी बहुत महंगी है ये तो। सीधा सीधा बताओ, दिलवाने हैं या नहीं दिलवाने हैं? हाँ जान दिलवाने हैं, पर अरे परवर गए भाड़ में, तुम चुपचाप पैसे निकालो। बंटी को मजबूरन फिर इयररिंग्स खरीदने पड़ते हैं। उसको खरीदने के बाद वर्षा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तो वो बंटी से बोलती है, थैंक यू सो मच जान, तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये इयररिंग्स पसंद आए। अब घर चलो। ठीक है चलते हैं। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप खुश तो है ना? ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस चुपचाप घर चलो। बंटी वर्षा को घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वर्षा उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान होती है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह जब बंटी उठता है तो वर्षा उसके पास उसे नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। फिर वो उसे फोन भी करता है, मगर उसका फोन भी नहीं लगता। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है। और जैसे ही वो घर से निकलता है, सामने से वर्षा आ रही होती है। तो ऐसे में वर्षा बंटी से पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं? मून तुम कहाँ थी? पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। परेशान किस लिए हो रहे हो? मैं कोई घर छोड़कर थोड़ी ना चली गई थी। पर तुम गई कहाँ थी? और कहाँ, इयररिंग वापस करने गई थी। लेकिन क्यों? तुम्हें तो वो बहुत पसंद थे ना? थे पर अब नहीं है। क्यों नहीं है अब? क्योंकि उनकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए थे और मैं सबको सह सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं। मैं ठीक हूँ मून, और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? बस तुम चलो। बंटी वर्षा को वापस उसी जगह पर लेकर जाता है जहां उन्होंने वो इयररिंग्स खरीदे थे।
बंटी उन्हें दोबारा खरीद कर लेता है और अपने हाथों से वर्षा को पहनाता है और फिर वर्षा बंटी से कहती है, थैंक यू। अब लग रहा है कि आपने मुझे ये गिफ्ट की है, वो भी पूरे दिल से। मुझे माफ कर दो मून, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। मैंने भी तो नहीं समझा था, मुझे भी माफ कर दीजिए। वर्षा और बंटी दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब वर्षा भी सिर्फ सोच समझकर ही इयररिंग्स के ऊपर पैसे खर्च किया करती, साथ ही बंटी भी उसके लिए इयररिंग्स खरीदकर लाया करता था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कुमकुम एक बहुत ही हटी किस्म की अमीर औरत थी, जिसने अच्छा खासा अपना खुद का बिजनेस संभाला हुआ था और उसे आगे बढ़ा रही थी। साथ ही उसकी साक्षी नाम की एक लौती बेटी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। बिजनेस के चलते 1 महीने पहले ही वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आई थी और अब वो मुंबई से दिल्ली वापस जाने के लिए एक फ्लाइट में बैठी थी कि तभी 2 मिनट के बाद ओमकार नाम का एक लड़का सीटी बजाते हुए आता है और अपनी सीट कंफर्म करके बैठ जाता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना एरोप्लेन में बैठकर। इतने टाइम बाद जो आया हूँ यार, बोर हो रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, फोन चला लेता हूँ। ये सब करते हुए ओम फोन चलाने लगता है और फोन चलाते चलाते बहुत ज्यादा हंसता है। उसके पास में बैठी हुई कुमकुम उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और मन में कहती है, हे भगवान, ये कैसा लड़का बैठा है मेरे बगल में। चप्पड़ चप्पड़ इसकी बंदी नहीं हो रही है, पूरी फ्लाइट में बस इसी की आवाज आ रही है। कैसा पागलों की तरह दांत फाड़े जा रहा है। वो लोग 1 घंटे के बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं और दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कुमकुम की नजर एक टैक्सी पर पड़ती है। लेकिन तभी वहां पर ओम आकर टैक्सी वाले से बात करने लगता है कि कुमकुम बोलती है, ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने देखी है पहले ये टैक्सी। आपने देखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आया हूँ ड्राइवर के पास, मैंने जाने की बात की है। अरे तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हटो यहाँ से, मुझे जाना है। जाऊंगा तो पहले मैं आया हूँ यहाँ। ओ, मैं आई हूँ पहले। नहीं, मैं आया हूँ और मैं ही जाऊंगा। अरे मैडम सर, एक ही टैक्सी है। एक तो दिल्ली में स्ट्राइक चल रही है, आप दोनों को दूर दूर तक कहीं टैक्सी नहीं मिलेगी। बेहतर होगा इसी में एडजस्ट कर लो। अब इस लड़के को टैक्सी में भी झेलूं। इस तरह वो दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर उन्हें अपने अपनी जगह पर ड्रॉप कर देता है। कुछ दिनों के बाद ओम एक कैफे से शेक लेकर निकल रहा होता है कि उसकी नजर एक प्यारी सी लड़की पर पड़ जाती है, जो साथ वाले कैफे के बोर्ड के स्टूल पर चढ़कर उसे साफ कर रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जब वो गिरने वाली होती है तो लास्ट मिनट पर ओम आकर उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर साक्षी कहती है, हे, इतनी देर से ताड़ रहे हो, क्या इरादा है? मैं कहाँ आपको ताड़ रहा हूँ। इसलिए तो अभी तक मुझे छोड़ा नहीं तुमने। उप्स, सॉरी। बाय द वे, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। थैंक्स की जगह मुझे आप एक दिन मिल सकते हैं क्या? ओके, डन। इस तरह उन दोनों की जान पहचान होती है। अगले दिन दोनों एक बार फिर एक दूसरे से मिलते हैं। ओम उसे अपने साथ क्लब ले जाता है, जहां दोनों मिलकर खूब सारा डांस और मस्ती करते हैं। उसके बाद दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिटार बजा रहा होता है। ओम उसे रोककर उस गिटार वाले लड़के से गिटार ले आता है और साक्षी के लिए गाना गाते हुए उसे बजाता भी है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों लंच करने जाते हैं और साक्षी उससे कहती है, एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए गिटार बजाया, गाना गाया, मुझे पार्क घुमाया, मूवी दिखाई, क्या मैं जान सकती हूँ ये सब किस खुशी में हो रहा है? कोई स्पेशली नहीं किया, बट हाँ, सब आपके लिए था। मेरा मन था कि आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, एंड थैंक्स कि आपने मुझे अपना प्रीशियस दे दिया। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों बाद आज खुलकर हंसी हूँ। वेल, तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगा तो हम दोबारा भी मिल सकते हैं क्या? या श्योर, व्हाई नॉट। वक्त बीतता जाता है। ओम और साक्षी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, साथ ही शादी करने का फैसला भी लेती है। साक्षी ये सब कुछ अपनी माँ कुमकुम को बताती है और वो उस लड़के से मिलने की इच्छा जताती है। साथ ही साक्षी ओमकार को भी अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर पर बुलाती है
ओमकार अच्छे से तैयार होकर साक्षी के घर आता है और जैसे ही कुमकुम और ओम एक दूसरे को देखते हैं तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साक्षी, तुम लेके आई हो इसे? हाँ माँ। पर क्यों साक्षी? माँ, यही तो ओम है, यही तो है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ, ओम सच में बहुत अच्छा लड़का है। व्हाट? ये लड़का तुम्हारी चॉइस है? ये बदतमीज लड़का। एक्सक्यूज मी, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकती। एक सेकंड साक्षी, रियली शी इज योर मॉम? हाँ ओम, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। साक्षी, तुम इससे शादी नहीं कर सकती एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। लेकिन माँ क्यों? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। आप तो मेरी होने वाली प्यारी सासू माँ हैं। आशीर्वाद दीजिए, शादी तो आपकी बेटी से ही करके रहूंगा। सच में होने वाली सासू माँ साक्षी बहुत अच्छी है और कमाल की बात तो ये है कि ये आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। यू ब्लडी इडियट! माँ, आपको मानना ही पड़ेगा। आज तक आपने हर चीज अपनी मर्जी की है, लेकिन इस बार नहीं। शादी तो मैं ओम से ही करूंगी बिकॉज आई लव हिम। ओम और कुमकुम की बहस हो जाने के बाद साक्षी और ओम मिलकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। साथ ही शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए जब वो उसकी माँ कुमकुम के पास जाते हैं, लेकिन कुमकुम उन्हें आशीर्वाद देने की जगह भला बुरा सुनाने लगती है। तभी ओम बोलता है, सासू माँ, अब तो मैं आपका प्यारा दामाद बन गया। आप चाहो तो घर जमाई भी बन जाऊंगा। अरे खोलिए सासू माँ, नाराज मत होइए। देखिए, आपकी बेटी आज के दिन अपसेट हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको। माँ, अब तो मान जाओ, कम से कम एक बार तो हमारा यकीन करो। ओम, लगता है माँ नहीं मानेगी और वह दरवाजा भी नहीं खोलेंगी। हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। दोनों वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी कुमकुम उन्हें आवाज लगाकर रोक लेती है और अपने घर में उन्हें जगह देती है। ताने मारता हुआ ओम अपनी सास से आरती और गृह प्रवेश की कहता है और जबरदस्ती कुमकुम को उसकी बात माननी पड़ती है। समय यूं ही गुजरता जाता है। कुमकुम की अपने जमाई ओम से जुगलबंदी नहीं बनती और कुमकुम उसे नीचा दिखाने के लिए उसे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन ओम सब कुछ सहन करता था। आखिर एक दिन तो उसकी सास जरूर मान जाएगी। ऐसे ही एक दिन ओम खाना बनाता है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुमकुम बोलती है, छी, डिस्गस्टिंग! कितना बुरा खाना है ये। अरे इतना बुरा खाना तो हमारे घर के सर्वेंट भी नहीं बनाते। साक्षी, ये तुम्हारी पसंद है? बेटा, तुम्हारे पति को तो ठीक से कुकिंग भी नहीं आती और बड़ा कह रहा था कि खाना आज मैं बनाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा तो खुद खाकर देख लो, कितना नमक है इसमें। नहीं, ओम ऐसा खाना नहीं बना सकता माँ। साक्षी की बात सुनकर ओम अपने बनाए खाने को खाता है और नमक ज्यादा होने के कारण एक टिश्यू पर उगल देता है। साथ ही परेशान होकर कहता है, साक्षी, सच में मैंने इतना तेज नमक नहीं डाला, पता नहीं इतना तेज कैसे हो गया। ये सब तो ऐसे किया मैंने, किचन में जाके सब्जी में पूरा नमक का डिब्बा ही उड़ेल दिया। अब साक्षी के सामने बेचारा शर्मिंदा हो गया। ऐसे ही एक दिन कुमकुम के घर पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं जो उस पर टैक्स ना भरने का इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, मैडम, आपने अपने बिजनेस को लेकर बहुत झोलमाल किए हैं, जिसके चलते आपने टैक्स नहीं भरा और ब्लैक मनी को भी जमा कर रखा है। एक मिनट, आप लोग ये क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने हमेशा टाइम पे सारे टैक्स भरे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कुमकुम ये बात सुनकर अपने अकाउंटेंट को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और ओम को देखकर उसे सल्यूट कर देता है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सारे टैक्स टाइम पर भरे हैं। इसमें घपला करने वाला इन्हीं का अकाउंटेंट है, जो पैसे लेकर भाग गया और फोन भी बंद कर दिया है उसने। ओके सर। ओम, तुम्हें ये लोग सल्यूट क्यों कर रहे हैं? कुमकुम की बात सुनकर ओम उसे सारी सच्चाई बताता है कि आखिर वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। साथ ही वो अपनी आईडी निकालकर भी उन्हें दिखाता है, जिसके बाद कुमकुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही उसका सर भी शर्म से झुक जाता है।
ये सब हो जाने के बाद इनकम टैक्स ऑफिस के सारे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कुमकुम अपने जमाई से माफी मांगती है और उसे हमेशा के लिए अपना लेती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक शॉप पर नुपुर और राजू नाम का एक लड़का एक साथ पहुंचते हैं और एक साथ ही उस दुकान वाले से कहते हैं, भैया एक कोलगेट का फैमिली पैक देना। सर मैडम ये लास्ट है। ये मैं लूंगी क्योंकि यहाँ पहले मैं आई थी। पर बोला मैंने और देखा भी मैंने था। व्हाटएवर, लेडीज फर्स्ट। गली की मार्केट में। तो मैं अभी गली की मार्केट में ही हूँ। हाँ, उसकी ये बात सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते एक कोलगेट के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके बाद नुपुर वो कोलगेट लेकर उसे खोलती है और अपने हाथों पर ढेर सारे कोलगेट लगाकर राजू के मुंह पर लगा देती है और बची हुई कोलगेट उसके हाथों में देकर बोलती है, ये लो कोलगेट के भिखारी कहीं के। अरे तुम्हें तुम्हारी ये सो कॉल्ड कोलगेट मुबारक हो। जाओ, मैं दूसरी दुकान से कोई नई ले लूंगी। इस कोलगेट की जरूरत आपको है क्योंकि बदबू आपके मुंह से आ रही है। इतना बोलकर राजू उसके हाथों में कोलगेट थमाकर वहाँ से चला जाता है और नुपुर गुस्से में घर जाकर कोलगेट से दांत साफ करते हुए बोलती है, छोड़ूंगी नहीं उस लल्लू लाल को मैं। नुपुर को गुस्से में ब्रश करते हुए और पूरे घर में घूमते हुए देखकर उसका पति सुमेध उससे बोलता है, अरे क्या हुआ बेबी, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे मुंह से बदबू आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? अरे अगर इतना कोलगेट लगाकर अपने दांतों को घिसोगी तो बदबू कहाँ से आएगी? उस बदतमीज लड़के ने मुझे बोला कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मुझे कोलगेट की ज्यादा जरूरत है। अरे यार अब छोड़ो ना, तुम भी क्या एक कोलगेट के लिए अपना मूड खराब कर रही हो? और वैसे भी इसका काम तो सिर्फ हमारे दांतों को साफ रखना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए होगा ये कोलगेट, पर मेरे लिए तो बहुत फायदे की चीज है। आपको नहीं पता ये साधारण सा कोलगेट कितने फायदे करता है। अपने पति की बातें सुनकर नुपुर पुरानी बातों को भूल जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन नुपुर खाना बना रही होती है कि तभी उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है। उसका जला हुआ हाथ देखकर उसकी सास शिल्पा उससे बोलती है, तेरा हाथ कैसे जल गया बहू, और तूने बताया क्यों नहीं मुझे? हे भगवान, कितना ज्यादा जल गया तेरा हाथ। अरे माँ जी कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, देखना। अपने आप ठीक नहीं होगा, चल तू, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। इतना बोलकर शिल्पा उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है कि तभी नुपुर अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है, एक साधारण सा कोलगेट जले हुए पर लगाती हूँ, देखना। ये सब बोलने के बाद वो अपने जले पर कोलगेट लगा लेती है और जाकर अपना काम करने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर उसके हाथों को देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, ये सही है, इससे तेरे पैसे भी बच जाएंगे और तेरा जला हुआ ठीक भी हो जाएगा। वही तो माँ जी, आपकी बहू टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। इतना बोलकर नुपुर सोचने लगती है और खुद से ही कहती है, यार नुपुर, तेरे अंदर तो सच में बड़ा टैलेंट है और तुझे कोलगेट के यूज भी करने आते हैं कई सारे। क्यों ना तू एक चैनल बना जिस पर तू कोलगेट के हैक्स और उसके DIY दिखाना शुरू कर दे। अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और मुफ्त की जानकारी भी पहुंच जाएगी लोगों तक। अरे किस सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर नुपुर अपना सारा काम खत्म कर लेती है और उसके बाद वो कोलगेट पर रिसर्च करना शुरू करती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और काफी सारी जानकारी जमा करने के बाद वो YouTube पर नुपुर डे नाम से अपना एक खुद का चैनल बना लेती है, जिसके लिए वो अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलती है, इस सिंपल से कोलगेट से आप अपने आँखों के नीचे के डार्क सर्कल एकदम खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए आइए देखते हैं मेरी इस वीडियो में। अपने हाथों में थोड़ा सा कोलगेट और एलोवेरा को मिलाकर वो डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करती है। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद वो अपने चैनल पर उसे अपलोड कर देती है। उसका वीडियो लोगों को काफी पसंद आता है और उसे ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स भी मिलते हैं। साथ ही लोग उसे ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने की डिमांड्स करते हैं। वक्त बीतता जाता है और अब नुपुर ऐसे ही आए दिन कोलगेट के घरेलू नुस्खे के वीडियो डालना शुरू करती है। देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं और उसकी इनकम आना भी शुरू हो जाती है। अब नुपुर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए एक वीडियो डालती है जिसमें वो कहती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप
सबके लिए एक बहुत ही खास और डिमांडिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक सिंपल से कोलगेट में नींबू मिलाकर गोरे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 1 चम्मच कोलगेट में नींबू के चंद कतरे मिलाकर और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस, नेक और एल्बो पर इस्तेमाल करें और कुछ देर बाद इसे हटा दें और रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे ही ये सब शिल्पा देखती है तो वो अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू ये जो तू कर रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तेरा चेहरा खराब हो सकता है। और जो लोग तेरी वीडियो देख के ये सब करते होंगे, उनका सोच जरा, उनको कितना नुकसान होगा। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा फायदा होगा। शिल्पा उसे समझाती रह जाती है, पर नुपुर अपनी सास की एक बात नहीं सुनती, जिसके लिए शिल्पा भी एक वीडियो डालती है जिसमें वो लोगों से अपील कर रही होती है। आजकल आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कोलगेट को फेस पे लगाया जाता है, जिससे ये दावा किया जाता है कि इससे स्किन साफ हो जाती है। तो आज मैं आप सबके सामने ये कोलगेट को अपने चेहरे पे लगाकर दिखाऊंगी कि इससे कुछ नहीं होता। लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू के बताए हुए वीडियो के अनुसार कोलगेट को अप्लाई करती है और कुछ ही देर के बाद उसे हटा देती है। साथ ही अपने दर्शकों से बोलती है, आप लोग देख सकते हैं कि इससे 1% भी फायदा नहीं हुआ है मुझे। इस प्रोसेस को करते हुए मेरी स्किन जलने लग गई थी। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसा कुछ भी ना करें, ताकि आपका फेस खराब होने से बच सके। पर हाँ, कोलगेट काफी चीजों के लिए कारगर है, जैसा कि आप अपने जले पर इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डार्क सर्कल को खत्म करने के लिए इसे लगा सकते हैं। अपनी सास की ये वीडियो देखकर नुपुर अपनी सास को टक्कर देने के लिए एक और वीडियो बनाती है, जिसमें वो थोड़ा कोलगेट और एलोवेरा और नींबू लेकर बालों पर इस्तेमाल करती है। इस बार नुपुर की डाई उस पर भारी पड़ जाती है और उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस पर शिल्पा उससे कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई लोगों के हेयर को सिल्क एंड शाइन बनवाने वाली। अब खुद के बालों को पकड़कर बैठ और रोती रह। माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और अब से मैं कोलगेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने दांत चमकाने के लिए करूँगी, ना कि बेवजह के हैक करने में। इसकी वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। हाय, ये सब तूने खुद ही किया है तो खुद ही भुगत। वैसे भी तू तो मल्टी टैलेंटेड है ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं जो भी कर रही थी वो गलत था। घरेलू नुस्खे करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करने पर वो हम पर ही उल्टा असर दिखाने लगते हैं। और मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि जो चीज जिस इस्तेमाल के लिए बनी है उसे वही इस्तेमाल करें। अगर बेफिजूल की कारस्तानियाँ करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। नुपुर को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो कोलगेट के ब्लॉग्स बनाना बंद कर देती है और अब सिर्फ कोलगेट का यूज दांतों को साफ करने के लिए ही करती है। जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कोलगेट वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।